Assalamualaikum. I am Muhammad Nabil from Lorelei Medical College and I am fourth year MBBS student. अच्छा तो आज पढ़ेंगे एनीमिया और इसकी क्लासिफिकेशन यानी इसके टाइप्स। एनीमिया को एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको जब भी एनीमिया का सवाल आ जाए तो आपको समझ आ जाए कि क्या होता है और अब आप उसका आंसर दे सकें, ठीक है। एनीमिया की डेफिनेशन करेंगे और इसकी नॉर्मल वैल्यू करेंगे, फिर इसके हम क्लासिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे। एनीमे की जो डेफिनेशन है वो अलग-अलग किताबों में अलग-अलग लिखा हुआ है। लेकिन ये जो हम करेंगे ये रॉबिन के थ्रू करेंगे, ठीक है? और यही जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगी। एनीमिया कहते हैं कि डिक्रीज़ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लेवल, ठीक है? एनीमिया क्या होता है? डिक्रीज़ एचबी या फिर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लेवल कंसंट्रेशन लेवल बिलो द below the lower extreme below the lower below the lower extreme in an individual, ठीक है, in an individual indi below the lower extreme in an individual for that particular age or sex। मतलब ये होता है कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज है बिलो द लोअर एक्सट्रीम, यानी हमें नॉर्मल वैल्यू पता चलेगा ना कि फलाने से लेकर इतने तक होगा, उससे भी नीचे होगा ना तब वो किसकी तरफ जाएगा, एनीमिया की तरफ जाएगा। इन एन इंडिविजुअल जो कि इंसान में होता है फॉर दैट पार्टिकुलर एज और सेक्स, यानी कि मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। तो मेल के लिए क्या वैल्यू है और फीमेल के लिए क्या वैल्यू है। मेल के लिए जो एनीमिया की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 13 से लेकर 15 13 से लेकर 16.7 तक, ठीक है, डेसी ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। 13 से लेकर 16.7 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में होता है, फीमेल में होता है 11 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल वैल्यू होते हैं मेल और फीमेल में। बिलो द लोअर एक्सट्रीम हमने लिखा, यानी कि 11 से नीचे की तरफ जाएगा या फिर 13 से नीचे की तरफ जाएगा तो इसको हम एनीमिया का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया को हम नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं एम एन एम में, ठीक है, एम एन एम में। एम का मतलब है मैक्रोसाइटिक एनीमिया या मैक्रोसाइट कर लो, माइक्रोसाइटिक, ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और इसको हम बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, और इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक, ठीक है। अब इसकी भी एक अलग क्लासिफिकेशन है, इसकी भी है और इसकी भी है। नॉर्मली हमने इसको 3 जगह डिवाइड किया। अब माइक्रोसाइटिक को याद रखने का जो फार्मूला है उसको किस तरह याद करेंगे? इसको हम याद कर सकते हैं इट्स क्रॉनिक, ठीक है, इट्स क्रॉनिक। ये हमें सारा बताएगा कि कौन-कौन से माइक्रोसाइटिक में आते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर वन बाय वन सबके करते जाएँगे। अब हमने कहा कि इट्स क्रॉनिक में जो हमारे पास वर्ड आई आ जाता है, ठीक है, सबसे पहला अल्फ़ाबेट है आई। तो आई का मतलब है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब कोई पूछे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक या मैक्रोसाइट, तो आप हंस से जाएंगे और बोलेंगे कि अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आता है, ठीक है। और टी का मतलब है थैलीसीमिया, ठीक है, थैलीसीमिया। और एस का मतलब है साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। और क्रॉनिक का मतलब है क्रॉनिक
यानी कि एनीमिया कोई क्रॉनिक डिजीज में हो, ठीक है, कोई भी एनीमिया हो, किस में हो, क्रॉनिक डिजीज में हो, तो इसको हम नाम देते हैं क्रॉनिक एनीमिया। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गए। अब बात करेंगे नॉर्मोसाइटिक की बात, ठीक है, नॉर्मोसाइटिक। अब नॉर्मोसाइटिक के अंदर जो हमारे पास फार्मूला आता है ना, इसमें रेटिक्यूलोसाइट की जो है ना, अच्छा इसको हम डिवाइड करते हैं फिर दो जगह पे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेटिक्यूलोसाइट काउंट जो है वो नॉर्म डिक्रीज हो जाती है, किसकी, रेटिक्यूलोसाइट की। इसको हम डिवाइड करते हैं दो जगह पे। सबसे पहले कि ऐसी एनीमिया जिसमें लेस देन 3% हो, क्या, लेस देन 3% हो रेटिक्यूलोसाइट्स, ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट्स की जो नॉर्मल वैल्यू है उससे, यानी कि कितना हो, 3%, मतलब ये है कि रेटिक्यूलोसाइट की जो वैल्यू है वो लेस देन 3% हो। और इसको दूसरी जगह डिवाइड करते हैं कि रेटिक्यूलोसाइट की वैल्यू ग्रेटर देन 3% हो, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं मतलब दो जगह पे। अब सबसे पहले कि रेटिक्यूलोसाइट की लेस देन 3% वैल्यू होती है, तो इसको हम नाम देते हैं, जो हमारे पास फार्मूला होगा आर्मी। आर्मी के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आता है आर्मी के अंदर ए प्लास्टिक एनीमिया, ए है ना, ए प्लास्टिक एनीमिया। सेकेंडली आर है तो इसको हम नाम देंगे रीनल डिजीज के अंदर, ये भी हो जाता है, ठीक है। रीनल डिजीज के अंदर भी क्या होता है, रेटिक्यूलोसाइट 3%, मतलब लेस देन 3% हो जाते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया में भी यही होता है। और एम का मतलब मिलेग्नेंसी, मिलेग्नेंसी में भी क्या होता है, रेटिक्यूलोसाइट की वॉल्यूम जो है नॉर्मल वैल्यू 3% से भी कम हो जाता है। और लास्ट में हमारे पास ई बचता है, ई का मतलब ये है अर्ली स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जबकि हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ऑलरेडी पढ़ा हुआ है माइक्रोसाइटिक में, लेकिन कोई अर्ली स्टेज हो तब हम इसको नाम देते हैं कि किस में आता है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में, जो कि लेस देन 3% रेटिक्यूलोसाइट काउंट हो जाता है। अब 3% हमने कहा, रेटिकुलोसाइट ग्रेटर देन 3% हो, तो इसको हम मजीद दो जगह डिवाइड करते हैं, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक में, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं इंट्रेंसिक और इसको नाम देते हैं एक्सट्रेंसिक। अब इनको पढ़ने का तरीका आसान है। इंट्रेंसिक रिलेटेड टू चेंज ड्यू टू इनहेरिटेंसी, यानी इनहेरिटेंसी या बॉडी से रिलेटेड अपना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको इंट्रेंसिक कहते हैं। बाकी कोई एक्सटर्नल कोई इशू हो तो उसको एक्सट्रेंसिक कहते हैं। अब इंट्रेंसिक्स में हमारे पास जो आते हैं ना, वो आता है हमारे पास मजीद फिर तीन चीज़ें, ठीक है। इंट्रेंसिक में हमारे पास मजीद तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मेम्ब्रेन डिफेक्ट एनीमिया, ठीक है। मेम्ब्रेन डिफेक्ट, एम बी लिख रहा हूँ, मेम्ब्रेन है और ये डिफेक्ट है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट एनीमिया इसमें आ जाता है। और मतलब आरबीसी की मेम्ब्रेन में कोई इशू होगा। यहाँ पर एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनेगा, एबनॉर्मल एचबी बनेगा, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई डिफेक्ट होगा इंजाइम में, इंजाइम डिफेक्ट होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं सारे बता देता हूँ। मेम्ब्रेन डिफेक्ट में आता है हमारे पास, ठीक है। मेम्ब्रेन डिफेक्ट में हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाता है उसको हेरिडिटरी डिजीजेस, यहाँ पर हेरिडिटरी डिजीजेज आते हैं। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन के लिए हमारे पास आता है एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। और एंजाइम डिफेक्ट में हमारे पास एग्जांपल आ जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी या पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी, ठीक है, या ग्लूकोज 6 पायरुवेट की डेफिशिएंसी, या फिर पायरुवेट काइनेज की, ठीक है, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी ये काज करता है। अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने एनीमिया पढ़ा, इसकी क्लासिफिकेशन देखा, माइक्रोसाइटिक पढ़ लिया, नॉर्मोसाइटिक की डिटेल्स देखी। नॉर्मोसाइट को हमने दो जगह डिवाइड किया था, लेस देन रेटिकुलोसाइट लेस देन 3%, ग्रेटर देन 3%। लेस देन 3% में क्या है वो बता दिया। ग्रेटर देन 3% में दो जगह पे डिवाइड होता है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक को मजीद तीन जगह डिवाइड किया, वो भी बता दिया। अब बात करते हैं हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है एक्सट्रेंसिक। तो एक्सट्रेंसिक को मैं यहीं पर एडजस्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रेंसिक जो हमारे पास है ये होता है कोई भी ब्लड लॉस की वजह से, ठीक है, ये होता है ब्लड लॉस, कोई भी ट्रॉमा हो, इंजरी हो, उसकी वजह से हो जाता है। कोई भी इम्यूनिटी, ठीक है, और या फिर कोई हीमोलाइटिक प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी
मतलब आप ये कहते हैं कि हीमोलाइसिस हो किसी भी तरह से, ठीक है? तो इसको एक्सट्रिंसिक फॉर्म में एनीमिया कहेंगे। अब हमारे पास बचता है माइक्रो या मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है ना, यहाँ पर इसको कर लेते हैं कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया हमारे पास जो बचता है, ठीक हो गया। अब मैक्रोसाइटिक को हम डिवाइड करते हैं मज़ीद 2 जगह पे, ठीक है? हमारे पास ये 2 जगह पे आता है। सबसे पहले इसको बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक को बोलेंगे नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एक को नाम देंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक को बोलेंगे नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है? अब जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, इसके अंदर हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं, ठीक है? सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है फोलेट डेफिशिएंसी या फिर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या फिर विटामिन बी 9 डेफिशिएंसी, ठीक है? फोलेट डेफिशिएंसी या फिर इसको बोलते हैं हम लोग फोलिक एसिड या फिर विटामिन बी 9। और यहाँ पर सेकेंडली आता है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। ये हमारे पास मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के फॉर्म में आ जाते हैं। नॉन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास जो एग्जांपल आ जाते हैं वो लिवर डिजीजेस में ऐसा हो जाता है, ठीक है? लिवर डिजीज में हो गया, कोई अल्कोहल ड्रिंकर जो होते हैं ना, उनके फॉर्म में ये चीज़ हो सकता है। तो ये हमारे पास सारा एनीमिया की क्लासिफिकेशन आ गई है। होपफुली आपको आसान अल्फाजों में समझा दिया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर सकें। तो ये है हमारे पास कि एनीमिया क्या होता है और इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं, जो कि बहुत आसान है। इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे एक दफ़ा, क्लियरली लिखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल और आसान हो जाएगा। तो ये है हमारे पास एनीमिया और इसकी मेन क्लासिफिकेशन।